इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर तक हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसके लिए या इस टॉपिक पर हमने अपना डिस्कशन शुरू किया था और जो पूरा प्रीवियस लेक्चर हमने कंडक्ट किया दैट वाज ऑल अबाउट द चार्ज्ड रॉड्स। चार्ज रॉड के लिए अलग अलग केसेस को हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इन्हीं कंसेप्ट पर कपल ऑफ मोर कंडीशंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चार्ज रॉड से रिलेटेड सारे अंडरस्टैंडिंग तो हमारी अब डेवलप हो गई है, उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। ठीक। Now we have lot of information about how to calculate the electric intensity in case if we have a point charge, if we have the arrangements of a charge system of point charge, and if we have a charged rod. But suppose if we have a charged arc, circular arc, तो for such type of body हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आज के लेक्चर में हम इस पर अपना पूरा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। Let me tell you that we are going to use lot of integration, element selections. So this lecture will be quite mathematically oriented. ज्यादा जो इसका मामला होगा मैथ्स की तरफ जाएगा। कंसेप्चुअल लेवल पर तो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही निकालनी है, लेकिन हम चार्ज बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टू गेट द फाइनल आंसर वी हैव टू यूज सेवरल मैथमेटिकल टेक्निक्स। तो इन चीजों को जरा केयरफुली आप समझने की कोशिश करें, जो बताया जा रहा है उसको ठीक से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हम काफी स्लो जाएंगे, हर एक बात को अच्छे से, गहराई से, डिटेल में, इत्मीनान से समझ के आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, हमारे पास जैसे हेडिंग से सजेस्ट किया जा रहा है कि एक चार्ज किया हुआ सर्कुलर आर्क है। अब इसका एंगल कितना भी हो सकता है, 60, 40, 180, ठीक है। लेट्स से कि दैट कैन बी शोन समथिंग लाइक दिस। तो यूं मैंने एक आर्क बना दिया एंड इट इज बीइंग चार्ज्ड एंड द चार्जिंग, द वे वी आर चार्जिंग इट इज यूनिफॉर्म। एक जैसी चार्जिंग हम इस पे बनाएंगे, ठीक है। लेट्स से कि हमने इस पे ऐसे चार्जिंग लगा दी। अच्छा, ये बात ख्याल रखें कि अक्सर जब हम डेरिवेशन बनाते हैं तो हम पॉजिटिव चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। जो फॉर्मूले हम पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाएंगे, डिराइव करेंगे, वही रिजल्ट्स, वही फॉर्मुलेज जो है वो नेगेटिव चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। सिर्फ एक छोटी सी चीज का चेंज आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि डायरेक्शन बदल जाएंगी। पॉजिटिव चार्जेस के लिए we may get the direction of electric intensity away from the system, away from the charged body, and negative charges के लिए it will be towards. Let's say बच्चों के ये जो चार्जिंग हमने कर रखी है, इस चार्जिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना, लैम्बडा है। क्योंकि हम एक आर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आर्क की लेंथ होगी, तो हमें यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करना होगा। ये लैम्बडा है, ओके। नाउ एज वी आर अरेंजिंग एन आर्क, तो श्योरली इसका कहीं ना कहीं हमको सेंटर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि ये सेंटर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता हूं लाइक दिस, और हो सकता है कि आप ये कहें कि विद दिस करस्पॉन्डिंग सेंटर ये जो है एक टोटल एंगल बनाता है, एंड लेट मी कंसिडर दैट एंगल एज फाई या इवन थीटा, व्हाटएवर यू विश टू कंटिन्यू। यूजुअल डेरिवेशंस में हम लोग फाई इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बस उसको फाई से बता रहा हूं। अब हमें इसकी टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, इन पर्टिकुलरली एट द सेंटर। यहां इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी, ये वाले पॉइंट पर। Now how can we obtain it? कैसे निकालें इसको? ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ये भी कंसिडर करेंगे कि इस आर्क का जो रेडियस है वो आर है। Now to start with,
हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी डेरिवेशन में कोई डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कोई कंटिन्यूअस चेंज आता है, कोई कंटिन्यूअसली वैरिंग चीज आती है, तो उसे हम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं। ये हमें पता है, यस सर। बड़ी कॉमन टेक्निक है। इसी चैप्टर में नहीं, इसी पर्टिकुलर डेरिवेशन में नहीं, पूरे सिलेबस में जहां कहीं भी कोई कंटिन्यूअस वेरिंग बॉडी आएगी, कोई कंटिन्यूअस चेंज हमारे सामने आएगा, कोई कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए कुछ हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हमारा जो प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन होगा वो इंटीग्रेशन के साथ ही होगा। अब इंटीग्रेशन करना यूं ही नहीं किया जाता, पहले हमें उसका एक एलिमेंट सिलेक्शन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंगल बाइसेक्टर बना देते हैं। ये यूं हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो श्योरली अगर मैं इसे इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो यहां एंगल आधा हो जाएगा। आई हैव टू गो फॉर 5/2 ऑन वन साइड एंड द रिमेनिंग 5/2 ऑन द अदर साइड। एंगल बाइसेक्टर हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो एलिमेंट को चॉइस करें हैं उसकी पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब बच्चों हमने यहां कहीं एलिमेंट को चॉइस किया, लेट्स से कि ये छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पे चॉइस किया, ठीक, बिल्कुल हल्का सा। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक हो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, अदरवाइज ये एकदम मामूली सा लाइक अ पॉइंट हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे चॉइस करते हैं, सच दैट कि इस एलिमेंट को हमने कहां चॉइस किया, तो आंसर है एंगल बाइसेक्टर से थीटा एंगल आगे, और जो एलिमेंट चॉइस किया गया है उसका खुद का अपना एक छोटा सा एंगल हमने बोला डी थीटा। कितनी दूरी पर है ये, तो आंसर है आर, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये रेडियस है। यस। अब हम पूरी आर्क के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इस छोटे से एलिमेंटल सिलेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लिखेंगे कुछ यूं अज्यूम करते हुए कि इसके चार्जेस डी क्यू हैं। लेट्स इमेजिन कि इसके चार्जेस डी क्यू हैं। So we will be interested in writing the electric intensity only due to dq charges. dE is the electric intensity due to dq charges of selected element. ठीक है। सो यहां पे मैं पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों। क्यों मैं पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? Because I have made a choice, I have made a selection of this element which is very small like a point. So I will be just using a formula for point charge and I can just continue writing as 1 upon 4 pi epsilon 0 the charges which are included there dq divided by whatever the distance we have यानी कि r का square. Getting it right बच्चों? यस सर। यस सर। Okay. मैं यहां दो बातों को जरा ठीक से क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि ये dq हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इसका आंसर है कि dq इज नथिंग बट चार्जेस, देयरफॉर हमें लिखना होगा लैम्बडा इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा आएगा, बड़े ध्यान से समझना। ये आपको पता है लैम्बडा इंटू डी एक्स, लैम्बडा इंटू डीएल हम कर चुके हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने बहुत डिटेल एक लेक्चर लिया है। यस सर। क्वेश्चन आता है कि इतने छोटे से सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट की लेंथ क्या है, तो यहां हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब बेटा ध्यान से देखो, मैं ये डायग्राम दोबारा आपके सामने बनाता हूं। ये छोटी सी लेंथ आपने सिलेक्ट की है एक्चुअली, और ये सेंटर को रेफर करते हुए ऐसे आप बनाते हो इसको। यहां पर आपका कहना यह है कि ये एंगल डी थीटा है और इसका रेडियस आर है। तो बच्चों इसकी लेंथ कैसे आएगी? तो बेटा हम ऐसी सिचुएशन में आर्क लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपने 9th 10th में या इवन 8th में सीखा होगा कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। आर इंटू डी। यस, वेरी गुड। तो इस केस में इसका एंगल डी थीटा है और इसका रेडियस आर है, तो हम मेंशन करेंगे आर इंटू डी थीटा। अब इसे याद रखना चाहिए। अब ये आप 8 9 10th 11th ये सब पढ़ते आ रहे हैं, सो इट्स नथिंग न्यू आई गेस। सो यूजिंग दिस लेंथ मैं इन डीक्यू चार्जेस को बड़े आराम से यहां पे एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो मेरा आंसर आ गया डीक्यू इज इक्वल टू लैम्बडा आर डी थीटा। अब इस डीक्यू को आप क्या करें,
अभी अभी जो आपने डीई का वैल्यू कैलकुलेट किया था उसमें सब्सटीट्यूट करें तो आपको मिलेगा 1/4 पाई, ये हो गया बेटा एप्सिलॉन 0, डी क्यू हटा दें, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय, अगेन दिस इज आर स्क्वायर। सो एक हल्का फुल्का कैलकुलेशन हो जाएगा, एक पावर आर की कट जाएगी और आपको ये जो छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल रही है वो लिखने का मौका मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। आई होप आप इस बात को समझ पाए। Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां पे डेवलप हो रही है इन चार्जेस की वजह से, उसका डायरेक्शन क्या होगा? सो इफ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, तो हम हमारा बेसिक रूल लगाएंगे कि फॉर पॉजिटिव चार्जेस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसका सीधा सा मतलब है बेटा कि यहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी डायरेक्शन में आएगी, Yes, sir. डी। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्प्लिट इट इनटू कंपोनेंट्स। हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे पहला जो कंपोनेंट है वो मैं ऐसे बना दूंगा। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं यहां पर एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन तो ऐसी सीधी है, यहां अल्टरनेट एंगल जो इसका ये थीटा बन रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहां भी थीटा आएगा, बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल से, ठीक। Yes, sir. जस्ट कंसीडर ओ। सो दूसरा जो इसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर बनेगा या इसका कंपोनेंट बनेगा, हम कह सकते हैं वो इस तरफ बनेगा, लाइक दिस। ये ओ मैं हटा देता हूं, कंफ्यूज कर देगा हमको, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्टिकली बाइसेक्टर की लाइन में जो कंपोनेंट आ रहा है, बाइसेक्टर की लाइन में, इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं डीई कॉस ऑफ थीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ऑन द अदर साइड जो कंपोनेंट आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं डीई साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब जरा बच्चों इमेजिन करें कि इस बाइसेक्टर के राइट साइड पर हमने एक एलिमेंट चॉइस किया तो हमको ऐसा मिला। अगर इस बाइसेक्टर के लेफ्ट साइड पर, जस्ट इमेजिन करें, मैं एक सिंबॉलिक वे में इसको बता रहा हूं, लेफ्ट साइड पर अगर एक कंपोनेंट हम एक एलिमेंट अगर हम चॉइस करते हैं, तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको यूं मिलेगी? यस, Yes, sir. ये वाली। हल्का सा थोड़ा सा एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन ये कुछ इसी तरीके से मिलेगी आपको यहां पर। और इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के भी अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो क्या हमको एक इस तरफ मिलेगा और एक नीचे की तरफ मिलेगा? Yes, sir. ऑफ कोर्स जैसे यहाँ डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा आएगा, तो हम देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो गया। D sin theta. हाँ, तो हमें पता चलेगा कि इन कंपोनेंट्स के इफेक्ट्स जो हैं ये आपस में सामने वाले दूसरे कंपोनेंट्स की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की टोटल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? 2 cos टू theta. नहीं, टू नहीं, टू नहीं, टू नहीं, क्या यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, इसके बाजू में एक और, उसके बाजू में एक और, उसके बाजू में एक और इधर इसके बाजू में एक और, इसके बाजू में एक और, इसके बाजू में एक और। सो देयर कैन बी मेनी। तो ऐसे मेनी डी कॉस थीटा कंपोनेंट्स ही बाकी बचेंगे और उन्हीं की वजह से नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप होगी, जबकि डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। Yes, sir. हाँ, तो इस बात को हम नोट करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी ड्यू टू contributions of DE cos theta components and D sin theta components will be cancelled by each other, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा सोचो, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, टोटल और फाइनल वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या इस तरीके से आने वाले हर एक पॉसिबल एलिमेंट का कॉस कंपोनेंट वैल्यू इंटीग्रेट करना पड़ेगा?
Yes, sir. डायरेक्ट डी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ कॉस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि उसका साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है। Yes, sir. हाँ, तो हम इंटीग्रेशन तो जरूर करेंगे, आपको ये पता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं और इन सभी एलिमेंट्स के इफेक्ट्स को जोड़ के ऐड करके इंटीग्रेट करके हमको टोटल वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन इन एलिमेंट्स के जो इफेक्ट्स बन रहे हैं उसमें से साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन किस पे रन होगा? सिर्फ और सिर्फ Cos theta. cos थीटा वाले कंपोनेंट्स पे। वेरी गुड। तो हम यहां इसे कंफर्म करते हैं कि ये हो जाएगा डी cos थीटा। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इनकी लिमिट्स कहां से कहां तक लगाएं। तो बच्चों, आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो भी नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप होगी वो अलोंग द बाइसेक्टर आएगी। इधर इधर से कैंसिल होके जो भी इफेक्ट बचेगा वो अलोंग द बाइसेक्टर आएगा। Yes, sir. तो क्यों ना एंगल को ऐसे बोला जाए, इस तरफ 5/2, यहां से यहां तक 5/2 टोटल एंगल, और फिर यहां से यहां वापस से 5/2। Yes, sir. की जो लिमिट हम लगाएंगे बच्चों, वो हम बोलेंगे यहाँ बीच में 0 है तो यहाँ नीचे उतरे तो -5/2, -5/2, समझ रहे ना, से Yes, sir. +5/2, यानी कि टोटल आर्क हमने कवर कर लिया। सो -5/2 से लेके +5/2, तो इसकी लिमिट हम कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे, -5/2 से लेके +5/2। अब 5 उसका पॉसिबल एंगल होगा। अब इसमें हम सबसे पहले ये डी की वैल्यू जैसी है वैसी लाके पुट अप करते हैं। तो लेट मी जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ डी। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे पुट अप करूंगा तो मैं देखूंगा यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा आर, ये सब तो कांस्टेंट है। Yes, sir. क्यों ना इसको बाहर लेके लिखा जाए, तो ये हो गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्बडा बाहर आ गया, ये आर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन चला -5/2 से लेके +5/2 पे। और आप ध्यान दें यहां इंटीग्रेशन हो रहा है cos ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? Ln theta. नहीं 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 नहीं, कहां जा रहे हो? एलन कहां से लाए साइन थीटा। यस, cos ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लैम्बडा, ये बाई आर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा। लिमिट्स का ख्याल रखें, वी आर सपोज टू टेक द लिमिट्स ऑफ -5/2 टू +5/2। अब लिमिट्स लगाएं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं। सो वी मे गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा बाई आर। अपर लिमिट से हमको कोई शिकायत नहीं है, तो ये हो गया साइन ऑफ 5/2 माइनस साइन ऑफ -5/2। करेक्ट हुआ? Yes, sir. अब जरा सोचें, साइन का एंगल अगर माइनस हो जाता है तो वो खुद अपनी वैल्यू में भी माइनस हो जाएगा। Yes, sir. तो ब्रैकेट में 2 sin 5/2. वेरी गुड, शाबाश। So this will take a value of 2 times of sin 5/2। 2 कैसे आया? तो ये माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। sin 5/2 प्लस sin 5/2, that will make a value of 2 sin 5/2। Now just rearrange it। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, so we may get the final result as 2 lambda divided by 4 pi epsilon naught r into साइन ऑफ 5/2। ये इसका आंसर है। अब इसमें अक्सर क्या होता है कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इस चीज को हम कई बार के ऐसे भी बोलते हैं, एक जनरल कांस्टेंट। तो सेम रिजल्ट हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी वांट 2 के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, 2 आ गया, लैम्बडा आ गया, इसकी जगह के आ गया, डिवाइडेड बाय आर आ गया, बचा क्या? साइन ऑफ 5/2। दैट्स इट। ये इसके फाइनल आंसर्स हैं। अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक एग्जांपल्स रखता हूं, जैसे कि हमने जो आर्क बनाया था, लेट्स से हमने यूं एक आर्क बना दिया, और इस आर्क की जब हमने एंगल चेक की या एंगल चेक किया तो ये एंगल हमको बताया गया 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो फाई वैल्यू है ये 60 डिग्री है।
तो बताएं इस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या लिखेंगे? 2 के 5 लैम्डा आर, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डरे नहीं। साइन 60/2 60/2 का मतलब कितना? 30। 30 degree. साइन 30 हाफ होता है। Yes sir. हाफ का 2 और ये यहां जो 2 लिखा है ये कैंसिल हो गया। यस, Yes sir. ये 2 और ये साइन 30 की वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई। क्या बच गया आंसर? K lambda divided by r. अच्छा, अब हम जानते हैं k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में आएगी? तो बच्चों इसका एंगल बाइसेक्टर आप निकालें और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी वेक्टोरियली। क्योंकि Yes हमने sir. अभी अभी देखा कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना, ये अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आती है इसके कॉस कंपोनेंट्स बना के। तो अब हमको इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट मौजूद है। आप खाली एंगल बताओ कितने एंगल से निकालना है, हम एंगल निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बना लेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है, चार्ज किया गया है उसे, और पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर आर्क है, ये रेडियस आर है इसका। ठीक है, अब बताएं इस सिचुएशन में फाई कितना हो जाएगा? 180 degree. वेरी गुड। तो 5/2 कितना हो जाएगा? 90. 90। आंसर बिल्कुल साफ साफ है, बता दें 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, दैट्स इट, डन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। देखो साइन 180/2, साइन 90 ये टर्म 1 हो गया, तो जो बचा वो यही बचा ना बेटा। Yes sir. Yes sir. वी गॉट आवर आंसर। अब इसमें कई बार एग्जामिनेशंस में एक बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा पूछा जा चुका है कि ऐसा एक क्वाड्रेंट है लाइक दिस, एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में एक आर्क फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर करता हुआ बनाया गया है लाइक दिस। ऑफ कोर्स इसमें चार्जिंग वार्जिंग कर दी, लैम्डा हो गया इसमें। अब ये प्रॉब्लम में बताएं फाई कितना है? 90 degree. 90, वेरी गुड। चलें अपना काम पूरा करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मेंशन करें। 2 के लैम्डा आर इनटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें लेना पड़ेगा साइन 45। Yes sir. Yes. ओरिजिनल फॉर्मूला है वो तो 5/2 है, अब 90/2 तो 45 हो जाएगा। अब साइन 45 कितना होता है? 1/√2. By √2. यस, दैट विल टेक अ वैल्यू ऑफ 1/√2। सो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि दिस विल बी 2 के लैम्डा आर इनटू 1/√2। अब जरा सोचें, क्या इस आंसर को मैं ऐसे लिख सकता हूं? Yes sir. कैसे? आप बोलेंगे अरे अभी अभी तो √2 नीचे था, ऊपर कैसे आ गया? 2 √2 cancel. √2 into √2. हाँ, ये जो 2 है इसको √2 के मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे हम, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ। सपोज ये आर्क जो है ना हमारा यूं ही बढ़ता गया, यूं ही जो है ये आर्क बढ़ता गया 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 बढ़ता गया, एंड अल्टीमेटली इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल। अब हमको इसके सेंटर पे निकालना है। अब बताओ कि यहाँ पे फाई कितना होगा? 360. 360, शाबाश। अब फॉर्मूले पे आते हैं। इस सूरत में फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो वो होता है बेटा 2 के लैम्डा आर। 180. अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमको लेना पड़ेगा साइन 180, Yes sir. और साइन 180 कितना होता है? 1 0. साइन 180 0, साइन 0 इज 0, साइन 180 0, साइन 360 0। ये छोटी मोटी बातें, यहाँ पे आप गलती करोगे तो फिर इतना हम सीख के फायदा नहीं। ओके, तो एक चार्ज्ड रिंग के सेंटर पर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप नहीं होती है। इसका आंसर बड़ा सिंपल है बेटा। आप सोचो कि अगर इस चार्ज रिंग को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो
ऊपर वाले पोर्शन की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नीचे होगी और नीचे वाले पोर्शन की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऊपर होगी, और दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे, कैंसिल कर देंगे, नेट वैल्यू 0 आ जाएगी। यस सर। ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, और वैसे भी हमने बाय फॉर्मूला इसको 0 साबित किया, प्रूफ किया। ठीक हो गई बच्चों बात? यस सर। यस सर। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस या एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन पूछी जाती है कि अगर हमारे पास एक पूरी चार्ज्ड रिंग है, फुल्ली चार्ज्ड रिंग, और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन उसके सेंटर पर नहीं है, सेंटर का तो मामला क्लियर हो गया, सेंटर पे तो 0 हो जाएगा, सेंटर के बारे में तो आप सोचना भी नहीं हमें, लेकिन हमें उसके एक्सिस पर कहीं निकालना है, एक्सिस। नाउ द फर्स्ट थिंग वी शुड मेक वेरी क्लियर कि ये एक्सिस कहां है, एक्सिस किसको बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, लेट्स से कि हमारे पास रिंग है, मैंने ऐसे यूं लगाई रिंग को, ये ऐसी पकड़ी है रिंग को, ठीक है, ऐसे देखो, ये ऐसे आड़ा पकड़ा है रिंग को, समझ आ रही है बात आपको? इसका ये सर, इसका सर्कमफ्रेंस है लाइक दिस। चलो, जो रिंग हम कंसिडरेशन में ला रहे हैं उसका रेडियस भी आर है, फॉर एग्जांपल ये उसका सेंटर हो गया। अब सेंटर पे अगर मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तब तो वो 0 है पक्का, कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है उसमें। तो एक्सिस पे हमको निकालना है, एक्सिस पे। अब पहले तो हमें ये समझना है एक्सिस किसे कहते हैं। तो मान लो सेंटर को एक्सटेंड करते हुए मैं एक लाइन आगे निकालता हूं, या इनफैक्ट मैं इसको पीछे भी खींच सकता हूं। तो ये जो लाइन है ना, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग का एक्सिस। क्योंकि आमतौर पर अगर रिंग को फ्रीली रोटेट किया जाए, फ्री लेवल पर उसको घुमाया जाए, रिंग को अपने लेवल पर घूमने का मौका दिया जाए, तो वो अपने सेंटर के हिसाब से ही घूमेगी। कैसा नो? यस सर। ये कहलाता है उसका एक्सिस। अब हमने क्या किया कि एक्सिस पर एक पॉइंट कंसिडर किया, मान लो यहां पे, लेट्स से मैं ये सॉलिड लाइन से लाइन ज्वाइन कर देता हूं, और ये डिस्टेंस मैं क्लेम करता हूं x। अब मैंने यहां पॉइंट सिलेक्ट किया है, पॉइंट P, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। ऑफ कोर्स ये रिंग हमेशा की तरह, जैसे हम लोग अज्यूम करते हैं, पूरी तरीके से चार्ज की गई है। इस रिंग पर काफी सारे चार्जेस हैं, इसके लिए लैम्बडा भी हम क्लेम करेंगे, और वही सारी बातें जो इससे पहले हमने अज्यूम की थी। Now, how do we get the electric intensity due to a charged ring for a point which is very near, which is very close to the axis? ठीक, for a point which is on the axis, not near or close, let's say, which is for a point on the axis. कैसे निकालें? तो हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते बच्चों, हम क्या करेंगे, इस रिंग पर कहीं अपनी मर्जी से एक छोटा सा एलिमेंट चॉइस करेंगे। तो मैंने यहां एक एलिमेंट चॉइस किया। अब इस चॉइस किए गए एलिमेंट से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का सीधा डिस्टेंस गिना, ठीक है, सीधा डिस्टेंस गिना मैंने उसका। यस सर। और ये जो एलिमेंट मैंने यहां पे चॉइस किया है, लेट्स से ये छोटा सा, इसको ऐसे मैं थोड़ा सा लेबल कर दूं, ये एलिमेंट है डीएल लेंथ का, और इस एलिमेंट पर चार्जेस हैं डीक्यू। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं डीक्यू लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं लैम्बडा डीएल, इसमें कोई शक नहीं है। यस सर। इफ आई वांट रियली, अगर मैं लिखना चाहता हूं तो यूं लिख दूंगा मैं। गेटिंग इट राइट? यस सर। यस सर। अब आए थोड़ा और आगे समझते हैं इस बात को। चूंकि ये छोटा सा चॉइस किया गया एलिमेंट है, तो पूरी रिंग को छोड़ के बस हम इस पॉइंट एलिमेंट से, अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट से डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को यहां पे समझेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कहते हो? यस सर। सो एक स्मॉल सी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस छोटे से एलिमेंट की वजह से डेवलप होगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज आ रहा है dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर
तो मुझे लिखना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझ पाए, क्योंकि डिस्टेंस तो रूट में आ रहा था या पाइथागोरस से निकाला था मैंने, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। Yes, sir. ओके, बहुत अच्छे। चलो एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक एंगल क्लेम कर लेते हैं, अल्फा, थीटा, अल्फा, फाई, कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों आप मुझे बताओ कि इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप होगी, क्या वो इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ जाएगी? Yes, sir. Because by rule, electric intensity has to be directed away from the charges along the line. लाइन पर ही चार्जेस से दूर की तरफ डायरेक्शन होगी इसकी। Yes, sir. अब हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे, तो एक कंपोनेंट बच्चों पॉसिबली हम यहां बना सकते हैं, और देखते ही समझ पड़ जाएगा कि ये एंगल अल्फा होगा अपोजिट। और दूसरी कंपोनेंट हम यहां बनाएंगे, इस कंपोनेंट को हमें लेबल करना होगा डी कॉस ऑफ अल्फा, और ये जो नीचे वाला है इसका हम नाम देंगे डी साइन ऑफ अल्फा। चले ठीक है, ये जो एलिमेंट जैसे हमने ऊपर चॉइस किया है, क्या एग्जैक्टली वैसा ही एलिमेंट हम यहां नीचे भी चॉइस कर सकते हैं? Yes, sir. विद द सेम कंडीशंस। एग्जैक्टली वैसा ही कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस हम यहां इस नीचे वाले एलिमेंट के लिए भी कर सकते हैं। Yes, sir. एग्जैक्टली वैसी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम यहां पे भी बता सकते हैं। Yes, sir. एग्जैक्टली वैसे ही कंपोनेंट हम यहां पे भी ओपन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये भी वैसे ही पहले की तरह हो जाएगा डी साइन अल्फा। तो सोचने और समझने से पता चलेगा कि यहाँ पे डी साइन अल्फा कैंसिल आउट हो रहे हैं, Yes, sir. और जो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा वो D किसके? cos theta. D cos alpha. डी कॉस अल्फा। और ऐसे कितने होंगे? तो ऐसे बहुत सारे होंगे, इधर भी एलिमेंट हो सकता है, इधर भी 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 हो सकता है, इधर 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 सब तरफ हो सकता है। सो जो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां पे बनेगी, दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सच डी कॉस अल्फा कंपोनेंट्स। Yes, sir. Let me write this statement here. Net electric intensity is due to contribution of all d cos alpha components. ठीक है बेटा? Yes, sir. So if I am interested to get the answer for total electric intensity, I need to integrate, because I will be getting such different components. So I need to integrate. But what should I integrate? Only DE, or I should I integrate DE cos alpha? D cos alpha. क्योंकि DE का पूरा कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, DE का साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। आपने देखा अभी ये साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गया बिकॉज दे आर अपोजिट। सो हर एक पॉसिबल पोजीशन से जो एलिमेंट बनेगा उसके साइन कैंसिल होंगे और उसके कॉस जुड़ेंगे, उसके कॉस कंपोनेंट्स ऐड होंगे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉस वाले से चलेगा। अब जब मैं डी की इक्वेशन देखता हूं तो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट। आर तो रेडियस है कांस्टेंट है, एक्स तो पोजीशन है पॉइंट का वो भी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि इस पे डीक्यू है तो यहाँ डीक्यू, यहाँ डीक्यू, यहाँ डीक्यू, यहाँ डीक्यू, इधर 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 डीक्यू करते 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 हो सकता है कि आप ये कह दें कि भाई टोटल चार्जेस क्यों है। Yes, sir. तो इंटीग्रेशन इज रनिंग फ्रॉम वेरी निग्लिजिबल जीरो अमाउंट ऑफ चार्जेस टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्जेस, दैट इज क्यू ऑन द रिंग। ठीक हो रही है बेटा बात? Yes, sir. ठीक है ना? माइक का जरा ध्यान रखें, किसी का माइक ऐसे ही ऑन रहता है फिर वो सारी रिकॉर्डिंग्स में सब डिस्टर्बेंस आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स यूज दिस इक्वेशन हियर। ये इक्वेशन उठा के यहां लाके रखते हैं, बट इससे पहले मैं एक छोटा सा और एक्सप्लेनेशन यहां पे ऐड करना चाहता हूं। ये कॉस अल्फा कितना है ये तो निकाल लें। तो कॉस अल्फा फाइंड करने के लिए हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। यूज दिस ट्रायंगल। ठीक है? Yes, sir. एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, क्या आएगा आंसर? x डिवाइडेड बाय R.
आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, इधर है ध्यान तुम्हारा। आर स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर मैंने लगा दी हाफ, बिकॉज इट्स अंडर रूट। यस सर। cos alpha is adjacent component divided by hypotenuse। ये बहुत छोटी सी बात है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो मुझे तो अजीब लग रहा है। यस सर। ओके, तो अब ये डी और ये cos alpha लाके यहाँ पुट अप करेंगे, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू हियर विद सर्टेन लिमिट्स। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से q, लाइन डी का पूरा इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज था dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस था आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा था, और कॉस अल्फा आपने मेंशन किया x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर लगा दें आप हाफ, राइट? यस सर। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, सब कांस्टेंट, इवन एक्स भी कांस्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स होगा ना, आपने यही कैलकुलेट करना है। यस सर। इंटीग्रेशन जो होगा वो खाली dq पे होगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। यस सर। तो सबको बाहर लाएं, आउट ऑफ इंटीग्रेशन ले आते हैं सबको। सो ये हो गया बेटा 1/4 पाई, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया x डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये कैसे हुआ? तो बच्चा जरा सोचो कि यहाँ ब्रैकेट की पावर कितनी है? 1। अगर कोई पावर नहीं लिखी है तो हम मानेंगे क्या? 1। इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को देखें, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है, यानी कि 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ मतलब टोटल पावर कितनी हो गई? 3/2। तो ये पावर इन दोनों की मिला के हो गई 3/2। इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से मैक्सिमम चार्जेस पर, और ये हो रहा है सिर्फ डी क्यू पर। अब आप खुद बता दें भाई डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा डी क्यू का इंटीग्रेशन? एक्स डी क्यू का एक्स कैसे होगा? क्यों इस्तेमाल करते हो स्क्वायर आप? डिवाइडेड बाय 2। अरे सिर्फ क्यू होगा, क्या करते हो यार आप लोग, क्या कर क्या रहे हो आप लोग? डी क्यू का इंटीग्रेशन सिर्फ क्यू हो जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। यस सर। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा, दैट्स इट। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे भी तो क्यू ही आंसर आएगा ना, बिकॉज इसमें से एक लिमिट तो 0 ही है। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन एंड हो गया, क्या आया आंसर? क्यू। क्यू, तो ये क्यू हमने यहां मेंशन किया, दैट्स इट। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। अब इसमें हम दो चीजें इमेजिन कर सकते हैं, दो कंडीशन इमेजिन कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, ये जो x आपने चॉइस किया है ये बहुत 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 छोटा है कंपैरेटिव टू r। r के मुकाबले में x बहुत छोटा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल रिंग के नजदीक ही कंसिडर किया, जस्ट लाइक यूं, ऐसे एकदम रिंग के नजदीक, हल्का सा, बिल्कुल क्लोज टू द रिंग, ज्यादा दूर नहीं लेके जाना, और रेडियस बढ़ा लिया उसके मुकाबले में। तो इस ब्रैकेट में यहाँ पे हम r और x का एडिशन कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि x बहुत छोटा है, तो क्या हम इस x को एडिशन करते वक्त इग्नोर कर दें? यस सर। तो इस ब्रैकेट में कौन बचा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की 3/2 पावर करेंगे तो 2 पावर कटेगी और सिर्फ 3 पावर मिलेगी। यस सर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q और ये X, न्यूमरेटर वाला X लिखेंगे, एडिशन करते टाइम पे इग्नोर किया है क्योंकि R और X का कंपैरिजन चल रहा है, R और X में X छोटा है, डिवाइडेड बाय क्या बच गया नीचे? आर क्यू। आर क्यूब। ये एक पॉसिबल केस है इसका। एक दूसरा पॉसिबल केस इसका ये भी हो सकता है कि x इज ग्रेटर 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 एज कंपेयर टू r। x बहुत बड़ा है, मतलब ये जो रिंग है वो तो हमने छोटी ले ली, बहुत स्मॉल ले ली, और पॉइंट बहुत दूर रखा हमने। तो अब इन दोनों के कंसिडरेशन में, एडिशन में किसको इग्नोर करेंगे? आर। r को इग्नोर करेंगे, बचा क्या? एक्स।
एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 3/2, तो 2 पावर कैंसिल होगी, क्या बचा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब और न्यूमरेटर में एक्स था, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक पावर एक्स स्क्वायर। सोचें जरा बेटा, एक्स स्क्वायर बचा। यस सर। Yes, sir. ओके, सो वी मे जस्ट कंफर्म दैट आंसर। तो ये केस डिपेंडेंट बात है, ये केस डिपेंडेंट बात है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू हो गया डिवाइडेड बाय इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो। एग्जामिनेशन में इसको लेकर के एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि भाई ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, अगर हम सेंटर पे जाते हैं तो जीरो है। ये तो पता है हमको, सेंटर पे जीरो है, नथिंग न्यू। Yes, sir. सेंटर पे जीरो है। थोड़ा दूर दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी, अच्छी खासी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी, चाहे आप दूर ये पॉजिटिव साइड में जाएं या नेगेटिव साइड में जाएं। लेकिन अगर हम ज्यादा ही दूर चले गए तो फिर घटेगी, क्योंकि आप बहुत दूर चले गए थे। ठीक है ना? Yes, sir. थोड़ा नोटिस करें इस बात को कि सेंटर पे जीरो है, इन बिटवीन कहीं अच्छी खासी मैक्सिमम वैल्यू डेवलप हो रही है, और बहुत ज्यादा दूर जाएंगे तो फिर कम होती है, और बहुत ही दूर चलेगा तो फिर जीरो हो जाएगी। तो ये एक्सिस पे कहीं एक पोजीशन ऐसी जरूर आएगी जहां पे ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा। अब इसके मैं डेरिवेशन में नहीं जाता हूं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं धकेलना चाहता मैं, बस इसकी एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूं कि कहीं तो भी एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, ईमैक्स। सवाल है ऐसा कब होगा? तो आंसर है बच्चों, ये उस वक्त होगा जब हम x का वैल्यू प्लस में या माइनस में r/√2 करेंगे, r/√2। और ये मैं इससे पहले भी एक बार आपको पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं, पिछले लेक्चर्स में ये मैं आपको बता चुका हूं, दो चार्जेस के बीच में मैंने ये कैलकुलेशन आपको बताया था। प्रीवियस लेक्चर्स आप रिवाइज करें, देखें, सारे रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है बच्चों जिसे याद रखना चाहिए, इसको हम पक्का याद रखें, क्योंकि इसमें वेरिएशन तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमेशा आंसर यही आएगा कि भाई बताओ कहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो आंसर यही होगा कि r/√2 पे। ना आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने प्लस और माइनस क्यों लिया? तो प्लस माइनस इसलिए लिया बेटा मैंने कि इस तरफ चलते हैं तो प्लस वाली वैल्यू आएगी, और इस पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ आगे कहीं हमको प्लस इमेजिन करना होगा, या पीछे की तरफ कहीं माइनस इमेजिन करना होगा। और वो लोकेशन क्या है, वो पोजीशन क्या है? r/√2। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x की जगह पे r/√2 पुटअप करें, मैग्नीट्यूड में सिर्फ प्लस और माइनस का टेंशन ना लें, डायरेक्ट r/2 पुटअप करें यहां ऊपर और यहां डिनोमिनेटर में, और इसको पूरा सॉल्व करें, ठीक है, तो इसका जो एक पॉसिबल आंसर हमको मिलेगा, इसकी जो करस्पॉन्डिंग आंसर हमको मिलेगी, वो ये होगी, Emax इज इक्वल टू, इसे याद रखना चाहिए, इन आंसर्स को याद रखना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q डिवाइडेड बाय 3√3 r²। ठीक है, वी शुड रिमेंबर इट, वी शुड रिमेंबर इट। अच्छा, क्यू, सॉरी फॉर राइटिंग कैपिटल, क्योंकि हम यहाँ चार्ज को तो स्मॉल ले रहे हैं ना, तो लेट मी राइट लाइक दिस, इसे याद रखना चाहिए। अब हम चाहें तो इसको एक और तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं, इफ यू रियली वांट, ऐसे लिखें 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 r², चलेगा? आप समझ पा रहे हैं कि k का वैल्यू क्यों आया? अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस एक्सिस पर देखें, ये एक्सिस मैंने बना दिया, मान लो बेटा यहाँ पे ये रिंग का सेंटर है, ये इमेजिन करोगे यहाँ रिंग है ऐसी, जस्ट इमेजिन दिस कि यहाँ रिंग है, इस एक्सिस पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है? 0. 0। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो क्या आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ती हुई मिलेगी? अगर मैं ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्सिस बना दूं लाइक दिस, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्सिस है और ये एक्स वाली लाइन है, तो सेंटर पे तो 0 है,
लेकिन जैसे जैसे बच्चों आप आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको? बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कहां मिलेगी? R/√2. R/√2 पे मैक्सिमम। और R/√2 आपने क्रॉस किया तो फिर घटेगी ये। Yes, और sir. एग्जैक्टली आपको दूसरे साइड में भी यूं देखने को मिलेगा कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है ये भी अपना हो जाएगा R/√2। इनफैक्ट आप कह सकते हो माइनस में, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस जगह पे आप डेफिनेटली क्लेम करोगे मैक्सिमम। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन वाइज मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है, इसमें आप घबराएं नहीं। क्योंकि इस तरफ अगर मैं हूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे राइट की तरफ है तो पॉजिटिव होगी, और यहाँ पीछे की तरफ हूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी लेफ्ट की तरफ है, इसलिए मैं नेगेटिव मानूंगा। दैट्स वाई ग्राफ को मैं नीचे के पोर्शन में बना रहा हूं। ये ग्राफ भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो ये एज गुड एज एक ऐसी कंडीशन है जिसे हमें अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक हो गई बच्चों बात? Yes, sir. आइए एक और डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमको यहाँ काफी सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो आप प्लीज इस बात को अच्छे से जरा रियलाइज करें। ठीक है, और जहां जरूरी है, जो कंडीशंस स्टैंडर्ड हैं, उन कंडीशंस में ज्यादा दिमाग पे लोड न लें, बस उन कंडीशंस को याद रखें। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चौड़ा आपको दे सकता हूं कि ये आंसर क्यों आया, कि ये R/2 पर ही क्यों मिनिमम और सॉरी मैक्सिमम होती है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू ऑफ कंडीशन पे आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो काफी सारा और ज्यादा मैथमेटिक्स इसमें आएगा, बट आंसर तो बदलता नहीं है, तो बेकार में अपना टाइम हम यहाँ पे खराब नहीं करेंगे, हम इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. आइए एक अगली केस पर जाते हैं, अगली सिचुएशन को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। देखो मैंने 3 बातें यहाँ पे आपको बतानी है। रॉड का मैंने कल एग्जांपल्स आपको बताए, आज के लेक्चर से शुरुआत से मैं आपको रिंग बता रहा हूं, अब मैं पहुंचा डिस्क पर। अब ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, सिलेंडर्स, स्फीयर्स, हॉलो स्फीयर्स, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, बहुत कुछ आएगा इसमें। बट ये बाकी की जो एलिमेंट्स हैं, सिलेंडर और स्फीयर वाली, ये हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बस इन 3 चीजों को देखेंगे, रॉड, रिंग, डिस्क। ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. चलो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी सी डिस्क है। अब डिस्क में और रिंग में फर्क होता है। डिस्क ऐसी पूरी सॉलिड होती है, उसकी पूरी बॉडी होगी, पूरा सरफेस होगा उसका। रिंग में सिर्फ सरकमफ्रेंस होता है। तो ये पूरी डिस्क है। अब ऑब्वियस बात है बेटा, चार्जेस जो हैं वो इस डिस्क के सरफेस पर फैले हुए होंगे ना। जो चार्जेस हमें निकालने हैं वो कहां होंगे? सरकमफ्रेंस पर थोड़ी होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम सरकमफ्रेंस पे बताए थे। ये देखो सिर्फ सरकमफ्रेंस पे। अब चार्जेस कहां होंगे? पूरे Surface. सरफेस पर। तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद आया? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, सरफेस पर चार्जेस फैले हुए हैं। अगर लेंथ पर चार्जेस हैं तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, जैसे कि रिंग की जो लेंथ है उस पर चार्जेस लगाए हमने, उसके सरकमफ्रेंस पर, तो हम लैम्बडा का इस्तेमाल किए। अब हमको खास यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करना होगा। बात समझ आ रही है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं कि ये रिंग का सॉरी डिस्क का सेंटर है, और इस डिस्क का पूरा रेडियस r है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और इसके एक्सिस पर हमको कहीं, एक्सिस अब आप समझ में आ गया होगा आपको, ये एक्सिस होता है। ठीक है, ये लाइन एक्सिस होती है। इसके एक्सिस पर अब हमको कहीं किसी गिवन पॉइंट पर, P पॉइंट पर, लेट्स से के x डिस्टेंस पर, हमको इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। अब ये तो बहुत टफ हो गया। रिंग का जब काम हमारे पास था तो चलो भाई हम एलिमेंट चॉइस करके इंटीग्रेट कर रहे थे, सब कुछ चीजें साफ साफ हमको समझ में आ रही थी, हमें आंसर भी मिल गया था, एंड वी वर वेरी हैप्पी टू गो फॉर इट। ठीक से समझ आ गई थी बात। अब यहां कैसे करें? अपीयरिंग वेरी टफ। तो हम क्या करेंगे पता है?
हम इस डिस्क पर एक छोटी सी रिंग इमेजिन करेंगे। कहानी में ट्विस्ट समझ में आया? एक Yes, छोटी sir. सी रिंग इमेजिन करेंगे, क्योंकि ये डिस्क ना ऐसे छोटे छोटे रिंग से मिलके ही बनी होगी, सोच लो। Yes, sir. और ये रिंग का रेडियस हम सोचेंगे कि y है, और इसकी जो थिकनेस है ये वाली, हम ये इमेजिन करेंगे कि dy है। अब आप ना इस डिस्क को भूल जाओ, ऐसे सोचो कि इस रिंग की वजह से यहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आएगी, और उसको डी बोल दो। अगर मैं गलत नहीं हूं और तुम चीजों को ठीक से समझ पा रहे हो, तो तुम्हें लिखना चाहिए, सोचो बेटा, Y का स्क्वायर। सोचो जरा। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? पॉइंट चार्ज का नहीं किया मैंने रिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया। ये देखो, अभी तो बनाया था। Yes, sir. और इनफैक्ट इस फॉर्मूले को लिखने में थोड़ी सी गलती भी मुझसे, एक्स भी लिखना होगा यहाँ पे आगे। सोचो, डिस्क पर एलिमेंट में पॉइंट की शक्ल में नहीं इमेजिन कर रहा हूं, डिस्क पर मैं एलिमेंट रिंग की शक्ल में इमेजिन कर रहा हूं। Yes, sir. समझो बेटा, बात को समझो प्लीज। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास दो चैलेंज है यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे ये डीक्यू लिखने आना चाहिए कि ये क्या है, कितना है। तो इस बार बड़े ध्यान से देखें मैं डीक्यू कैसे लिख रहा हूं। सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय A. एरिया ऑफ एलिमेंट। आपको पता है, जब हम लैम्बडा लेते हैं तो लेंथ ऑफ एलिमेंट, जब सिग्मा लेते हैं तो एरिया ऑफ एलिमेंट, जब रो लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। डिस्कस हो चुका है ये। Yes, sir. अब हम फिर अटक गए। ये जो रिंग तुमने यहां इमेजिन की है, ये वाली, इसका एरिया कैसे लिखें? क्योंकि आपको यहां पे रिंग का पूरा एरिया नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया लिखना है जहां पे चार्जेस हैं। ये स्ट्रिप मैं देखो यहां नीचे बना देता हूं, ऐसी कुछ स्ट्रिप है ये। जो स्ट्रिप तुमने चॉइस करी ना, ये कुछ यूं है, जिसे अब हम रिंग बोल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट y है, और ये जो गैप है यहां पे, हम कह रहे हैं कि ये dy है। समझे बात को? और यहां पर कुछ चार्जेस हमने इमेजिन किए हैं, और उन चार्जेस को हमने बोला dq। क्लियर है बच्चों बात? ये Yes, sir. ये रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, और इसके एक्सिस पर आया तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लिखा मैंने। ये बात सबको क्लियर हुई कि मैंने एक्सिस वाला फॉर्मूला लिखा है? सोचो बेटा, ये रिंग के एक्सिस वाला फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैंने डिस्क के ऊपर एक रिंग इमेजिन किया, और ऐसी ही रिंग से मिल मिल के ये डिस्क बनी होगी। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अब हम यहां अटक रहे हैं भाई, इसका एरिया कैसे लिखें। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। एक काम करते हैं, इस स्ट्रिप को काटते हैं, कट करते हैं। ये मान लो मैंने यहां से इस स्ट्रिप को काटा, और इसको यूं सीधा कर देते हैं। तो काट के मैंने इसको सीधा किया, तो क्या अब हमको वो स्ट्रिप ऐसी दिखाई देगी? Yes, sir. ऑफ कोर्स इस पर कुछ चार्जेस हम इमेजिन करेंगे जो डीक्यू होंगे। अब सोचने वाली बात है कि ये जो थिकनेस है इसका, ये हमने dy बोला, और गौर करो इसकी लेंथ होनी चाहिए 2πy। समझो बात को। Yes, sir. सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लिखा, इसको कट करके खोल दिया सीधा ऐसा। तो एक रिंग का सरकमफ्रेंस हमेशा कितना होता है? 2π टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। Yes, sir. तो ये 2πy, ये dy। अब हमको ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिख रही है, बिल्कुल पट्टी की शक्ल में। इसका एरिया तो हम लिख पाएंगे,
बताओ तो इसका एरिया क्या होगा? पाई बाय इंटू डी वाई। वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो गया बेटा 2 पाई वाई इंटू डी वाई। तो हमने किसी तरीके से चार्जेस को आइडेंटिफाई कर लिया, पकड़ लिया हमने चार्जेस कितने हैं वहां पे, बराबर फॉर्मूला लगा के। अब ये डी क्यू उठा के यहां रखो, तो इस रिंग की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम से कम हम पूरी कर लेंगे। तो बेटा ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू हटाओ, सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई, आगे एक्स है भूलो मत, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। आई बात समझ में? Yes, sir. अब बच्चों मुझे टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। सिंपल बात है एकदम। तो क्या टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरीके से बनने वाली दूसरी रिंग्स का इंटीग्रेशन होगा? Yes, sir. क्योंकि इस डिस्क में हम यहां सेंटर पर सबसे छोटी रिंग बनाएंगे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर एकदम लास्ट में उसके सरकमफ्रेंस पर और एक। तो हर एक रिंग का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, अगर हम उसे जोड़ें, उसे इंटीग्रेट करें, तो टोटल डिस्क का कंट्रीब्यूशन हमें मिल सकता है। So that must be the result of integration of such elemental contribution of rings which are now a part of a disk. क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. अच्छा, मैं सबसे छोटी रिंग यहां बनाऊंगा तो उसका रेडियस एकदम 0 के आसपास होगा, और फिर और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी करते 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 सबसे लास्ट में सबसे बड़ी रिंग बनाऊंगा तो उसका रेडियस कितना होगा? R. मतलब इंटीग्रेशन कहां से शुरू करेंगे? 0 से। आर। लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे लिमिट लगानी है उस पर सोचना चाहिए आपने। तो ये हो गया 0 से r। अब देखिए ये फॉर्मूला मुझे यहां लिखना है, तो मैं देखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई x, ये सब कांस्टेंट है, तो बेकार में उनको इंटीग्रेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर लाएं उसको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या बाहर आएगा? 2 सिग्मा पाई x, इंटीग्रेशन चलेगा 0 से r, क्या बचा? y dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, यही बचा। कैसा नो? Yes, sir. हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहां पर मैं इसमें ज्यादा यू में से काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहता कि उसके इंटीग्रेशन का कैसे 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 करना है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह मैं आपको बता दूंगा, आपने इसे याद रखना है। आई जस्ट टेल यू दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, और आपने इसे अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों सबसे पहले जो इंटीग्रेशन से चीजें बाहर हैं उनका तो कोई टेंशन नहीं है, उनको सीधे सीधे कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2, ये सिग्मा, ये पाई, ये एक्स, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसका जो इंटीग्रेशन है वो है -1/अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन है। ऑफ कोर्स लिमिट्स लगाएं 0 से लेके r, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, याद रखें आप इसको। अब y वेरिएबल है हमारा, ये याद रखना, इंटीग्रेशन dy पे चल रहा था, y वेरिएबल है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। चलें तेजी से करें, क्या क्या होगा बताएं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा पाई x, अपर लिमिट बताएं, -1/, बोले फटाफट, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट में y की जगह क्या लिखोगे आप? 0. 0 0, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक्स, और ये माइनस और ये यहां का माइनस दोनों मिलके प्लस, यानी कि आंसर बनेगा 1/x। हमारा आंसर फाइनल हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा पाई x
1/x माइनस 1/√ में r² + x²। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द आंसर। अब हम चाहें तो थोड़ा बहुत इसको रिप्लेसमेंट ऑफ कांस्टेंट की तरह लिख सकते हैं। तो ये चीज जो होती है ये k होती है ना, हम जानते हैं ये। Yes, sir. So we can write this as 2k sigma pi x and the bracket of 1/x minus 1/√ r² + x². So this is also a possible answer to be represented. Okay. Now as I said के continuous body में और बहुत सारी bodies यहाँ पे हम consideration में ला सकते हैं। Mainly spheres, shells, hollow spheres जिसे हम कहते हैं, cylinders, sheets. बट इसको मैंने इंटेंशनली सिलेबस के इसी चैप्टर के सिलेबस के दूसरे पोर्शन में कवर करना है। अभी मैं आपके सामने बस इन 3 बॉडीज का डिस्कशन कर रहा हूं। एक्चुअली कर चुका हूं। रॉड्स, रिंग्स एंड डिस्क्स, इन तीनों के फाइनल फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए हैं, तो इन डेरिवेशंस को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। फिर रुक जाएं। Yes, sir.